नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम खास बात में। एनी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम खास बात में इस बार हमारे साथ मौजूद है अखिल असम भोजपुरी परिषद के केंद्रीय सभापति कैलाश गुप्ता जी। हम उनसे जुड़ेंगे और भोजपुरी भाषा भाषियों के योगदान के विषय में असम में क्या-क्या योगदान रहा, किस तरह से भोजपुरी भाषा भाषी यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, क्या योगदान है उनका, सारे विषय पर हम बात करेंगे उनसे। उनसे हम सीधे-सीधे जुड़ने की कोशिश करते हैं। कैलाश गुप्ता जी, सबसे पहले तो एनी न्यूज़ में आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम खास बात में। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल असम भोजपुरी परिषद की तरफ से पूरे एनी न्यूज परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही आगंतुक अ, असम का जो जातीय उत्सव है, असम का जिसको प्राण कहा जाता है, असम का रंगाली बिहू, सबसे पहले आप सभी को साथ ही साथ पूरे असमवासी को अ, रंगाली बिहू का अखिल असम भोजपुरी परिषद की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, कई सवाल आपसे है, आपसे सवाल भी पूछेंगे, समाज के विषय में भी जानेंगे क्योंकि समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, अखिल असम भोजपुरी परिषद के केंद्रीय सभापति भी हैं। तो पहला सवाल यही रहेगा आपसे, आखिर कैलाश गुप्ता है कौन? अच्छी बात है। अब कैलाश गुप्ता नाम बोलने से तो एक व्यक्ति हूँ, एक इंसान, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता मानता हूँ। अब आप कहेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता कैसे? तो एक शौक रहा है कि समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व निभाने का पहले से मेरा एक शौक रहा है। और आपको अब जब इस तरह का पूछे कि कैलाश गुप्ता कौन है, तब तो मुझे शुरू से अंत तक जाना पड़ेगा। इसके लिए तो मुझे थोड़ा समय चाहिए। ऐसे मेरा जन्म तो 1967 में हुआ था गोरखपुर में, और 1967 में जन्म के पश्चात क्लास 1 और 2 मैं गोरखपुर में पढ़ाई किया। उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर यहाँ रहते थे, जो स्वाधीनता से पहले आए थे मार्गेरिटा में, और मार्गेरिटा में सबसे पहला फेयर प्राइस का दुकान भी हम लोगों का। तो हमारे पूर्वज लोग बहुत पहले आए थे, और वो लोग बताते थे कि वो लोग पैदल और पानी जहाज के रास्ते आए थे। तो उस जमाने में हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो 3 भाई थे। हमारे 3 भाई में से एक मार्गेरिटा गांव पंचायत के उस जमाने में गांव पंचायत के सदस्य थे। तो मेरे बाबा जी थे यहाँ, उन्हीं के साथ मैं यहाँ आया शायद 72 में, 71 या 72 में मैं यहाँ आया। और उस समय मार्गेरिटा में ही एक चाचा नेहरू विद्यालय है, मैं क्लास 3 में वहाँ मेरा एडमिशन हुआ, और 3-4 चाचा नेहरू में पढ़ा, और क्लास 5 से मैं चला गया वहीं गांधी विद्या मंदिर हाई स्कूल है। और 5 से लेके मैं 9 तक पढ़ा। जब मैं 79 में 9 क्लास में था, उसी समय असम में आप लोगों को मालूम होगा कि 1971 के बाद जो यहाँ का भौगोलिक स्थिति चेंज हुआ, उस भौगोलिक स्थिति के परिवर्तन के कारण असम का वातावरण बहुत ज़्यादा बदल गया और पूरा असम प्रभावित हुआ। और 1979 से लेकर 1985 तक जो असम आंदोलन हुआ, उस असम आंदोलन के समय मैं क्लास 3 में था, ये क्लास 9 में था। और उस समय पिकेटिंग जब होता था तो हम लोग हाफ पैंट पहनते थे। उस समय हम लोग भी जाकर के एपीओ कोर्ट होता था, उस समय एसडीओ ऑफिस नहीं था मार्गेरिटा, एपीओ कोर्ट हुआ करता था। उस एपीओ कोर्ट के सामने आंसू के साथ हम लोग भी अपना गांधी विद्या मंदिर से स्टूडेंट के रूप में हम लोग भी जाकर के दिन भर पिकेटिंग करते थे। यानी कि असम आंदोलन में आप लोगों ने मैं भाग गया हूँ 1979 में, और लगभग 1 साल तक स्कूल कॉलेज, यहाँ तक कि पूरा मार्केट, पूरा आसाम बंद। और उस दौरान काफी दिनों तक इंतजार किया, जब 1 से 1.5 साल तक पूरा आसाम का स्कूल वगैरह कुछ भी खुला नहीं।
उस समय हम लोग देखा है कि कर्फ्यू कैसा होता है। लोग घरों से बाहर निकलते ही सीआरपीएफ का लाठीचार्ज होता था। रात भर लोग लालटेन लेकर के, मशाल लेकर के लोग रात भर पहरा देते थे, अपने अपने मोहल्लों में पहरा देते थे। और लोग खाने के लिए, कब दुकान खुलेगी 1 घंटा के लिए, जब कर्फ्यू में ढील होती थी उस समय खाने की सामग्री को लेने के लिए दुकानों पर भीड़ लगी रहती, सिर्फ 1 घंटा के लिए खुलता था। वो दिन हम लोगों ने देखा है। दुलियाजान में जो कांड हुआ था, जिसको जालियांवाला बाग भी कांड कहा जाता है, वो कांड हम लोगों ने देखा है। असम के हर दर्द को अपना दर्द हम लोग मानते हैं, और क्योंकि नजदीक से हम देखे हुए। लेकिन जब 1 साल तक नहीं खुला तो हमारे अभिभावक लोग बोले कि भाई कब तक यहाँ इंतजार करोगे। फिर वो लगभग 80 के दशक में शायद मैं यहाँ से चला गया फिर से गोरखपुर, और वहां से मैं निकला, और निकलने के बाद एक विद्यालय खोला जो केजी से लेके, पहले मैं, सब लोग केजी से शुरुआत करते हैं, मैं 8, 9, 10 से शुरुआत किया। और आज वो विद्यालय मार्केटा हिंदी हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक हिंदी स्कूल की जरूरत है। यहाँ का जो गरीब बच्चा है वो सही ढंग से उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, और उस गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, कम पैसे में शिक्षा देने के लिए उस विद्यालय को मैंने खोला। मैं एक व्यवसायी था, लेकिन परिवेश को देखते हुए मैं व्यवसाय को धीरे धीरे बंद किया, और उस विद्यालय में अपना पूरा समय देने लग गया। 6 घंटे में क्लास करता था, रात को पढ़ता था, दिन को जाके मैं पढ़ाता था। और उसमें लोकनाथ उपाध्याय, दुर्गा उपाध्याय, पहले इन लोगों को मैं लिया उसमें। वो लोग भी बहुत मेहनत किए, और मेहनत का नतीजा था कि जो मेरा पहला बैच 1993 में मैं स्कूल खोला हूँ, और 94 में मेरा पहला बैच हुआ है मैट्रिक का, और वो भी 50% रिजल्ट के साथ। लोगों की नजरिए को मैं नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर किसी काम को करना है तो दिल से करो, अन्यथा ना करो। भोजपुरी तो वो भी अभी समाप्त नहीं हुआ मेरा बात, वो भी एक समाज सेवा का ही रूप था। वो विद्यालय खोलना भी मेरा एक समाज सेवा का ही एक अंग था। अब दूसरा चैप्टर आया कि अखिल असम भोजपुरी परिषद से मैंने कैसे जुड़ा। ये 2003 के आसपास 2003 के आसपास मैं परिषद से जुड़ा, और इसके उस समय अखिल असम भोजपुरी युवा छात्र परिषद के नाम से हम लोग काम करते थे, जिसके अध्यक्ष थे नरेंद्र प्रकाश चौहान जी, और उसके महासचिव थे स्वर्गीय परशुराम दुबे जी। वो लोग आए तिनसुकिया में। उस समय मैं स्कूल चला रहा था, और मैं प्रधानाध्यापक था उस स्कूल। और वो लोग तिनसुकिया में जब आए तो यहाँ 2-4 दिन रह करके उन लोगों का मुलाकात हुआ था चंद्रभूषण यादव जी से, बाबुल गौड़ जी से, और एक एडहॉक कमेटी उन लोगों ने बनाया, जिसका अध्यक्ष बनाया चंद्रभूषण यादव जी को और बाबुल गौड़ जी को महासचिव। आगमन हुआ अखिल असम भोजपुरी परिषद में, और 2003 में जो हुआ वो जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये हिंदी भाषी है, जिसको भोजपुरी भाषी हम लोग कहते हैं, कहीं न कहीं हमेशा सरकार का भी सॉफ्ट टारगेट होता था। आप भोजपुरी भाषी है ना हिंदी भाषी है? नहीं, मैं भोजपुरी भाषी। हिंदी भाषी कोई जाति नहीं होता है, हम लोग भोजपुरी भाषी। और भोजपुरी भाषी का मतलब हमारा जो संविधान है, अखिल असम भोजपुरी परिषद का जो संविधान है, उस संविधान में लिखा हुआ है अवधी, मगही, मैथिली, अंगिका, बज्जिका सभी को लेकर के अखिल असम भोजपुरी परिषद का जन्म हुआ है, और जिसमें सभी जाति धर्म के लोग। भोजपुरी भाषी कहाँ के हैं आप? असम के ना यूपी के? असम और असम में जो भी लोग उत्तर प्रदेश या बिहार या मध्य प्रदेश, झारखंड, कहीं से भी आए, जो अपने आप को भोजपुरी भाषी हैं, मानते हैं, वो हमारा अखिल असम भोजपुरी परिषद के सभी लोग सदस्य। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, जो आप भोजपुरी भाषी असम के हैं या फिर उत्तर प्रदेश के हैं? जी नहीं, हमारे पूर्वज लोग आए थे, हमारे पूर्वज लोग आए थे, और अभी हम जब यहाँ रह रहे हैं तो हम लोग तो अपने आप को भोजपुरी भाषा असमिया मानते हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ। हम लोग अगर कहीं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, असम से बाहर कहीं भी जाते हैं, यहाँ तक कि
लोग अगर हम गोरखपुर भी अगर कभी जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि कहाँ कहाँ से आए हो आप? एक ही बात बोलते हैं, असम से आए हैं। असम। उत्तर प्रदेश छोड़ के कभी कभी दिल्ली या मुंबई या कलकत्ता कहीं हम लोग जाते हैं, कोई नेता लोग जब पूछते हैं कि आप लोग कहाँ के डेलीगेट हो, तो हम फिर बोलते हैं कि हम लोग असम के डेलीगेट। हम कभी नहीं बोलते हैं कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार के डेलीगेट। ये उत्तर प्रदेश छोड़ के कभी कभी दिल्ली या मुंबई या कलकत्ता कहीं हम लोग जाते हैं, कोई नेता लोग जब पूछते हैं कि आप लोग कहाँ के डेलीगेट हो, तो हम फिर बोलते हैं कि हम लोग असम के डेलीगेट। हम तो कभी नहीं बोलते हैं कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार के डेलीगेट। हमारा तो परिचय एक ही होता है कि हम भोजपुरी भाषी असमिया हैं, और हमारा जन्म भूमि और मातृभूमि, कर्म भूमि, सब लोग हम असम को मानते हैं, असम को आई मानते हैं, असम को अपनी माँ मानते हैं। चलिए, भोजपुरी भाषी और भोजपुरी छात्र परिषद, भोजपुरी युवा परिषद की बातें कर रहा हूँ। ये जो संगठन पहले खुला था, जो आपने जैसे कहा 2003 में भोजपुरी युवा छात्र परिषद में थे, फिर भोजपुरी परिषद में गए। एक ही समुदाय के में दो भाग क्यों, दो संगठन क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्या आपका संविधान के साथ उनका संविधान नहीं मिला? और दो संगठन जो एक भाषाभाषी को नेतृत्व दे रहा है, आपको नहीं लगता है जो जरूरी है क्या दो संगठन यहाँ पर खुलना, दो अलग-अलग नीति अपनाना? देखिए, मेरा जहाँ तक विचार है, मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरे असम में सिर्फ एक संगठन। कौन से संगठन? मैं नाम किसी का नहीं ले सकता हूँ, मैं किसी को खराब नहीं बोल सकता हूँ। सब लोग अपने अपने स्तर पर अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप लेकिन प्रस्ताव देंगे तो कहीं ना कहीं टोटल भोजपुरी भाषी का नुकसान हो रहा है, सरकार की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी। मैं तो यही हमेशा मानता हूँ कि एक संगठन होना चाहिए, और सबसे पुराना संगठन तो असम पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन था। उसके बाद अखिल असम भोजपुरी युवा छात्र परिषद। अखिल असम भोजपुरी युवा छात्र परिषद से अलग होने का कारण क्या है? कारण वही कहीं न कहीं मत भिन्नता। जो हमारा उच्च पदाधिकारी होता है, उसे जब मत भिन्न होता है तो दिक्कत होता है वहां। और जहां तक मेरी बात है, मैं कभी भी, आप लोग मेरा इतिहास उठा के देखिएगा, कभी भी मैं गलत चीज को प्रश्रय नहीं देता, मैं गलत काम को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करता। क्योंकि अगर समाज आपको अपना नेता मानता है, समाज आपको एक पद दिया है, तो उस पद का उचित जिम्मेदारी के साथ आपको निष्पक्ष ढंग से उसका निर्वहन करना हो। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। असम में जब से भाजपा सरकार आई है, तो जो 36 लाख भोजपुरिया समाज जो है असम, हमेशा ही देखा जाता है राजनीतिक क्षेत्र में उनको राजनीति से काफी दूर रखा गया है। राजनीति में ना ही हमारे कोई नेता अगर कहें तो सटीक तरीके से नहीं है, हमारे विधायक नहीं है, हमारे एमपी नहीं है। तो आपको नहीं लगता जो सरकार भोजपुरी भाषियों को वंचित करके रखा है राजनीतिक क्षेत्र में? हम तो अपने कई भाषणों में बोले हैं और खुलकर बोले। हमको एक बात नहीं समझ में आता है, चाहे वो कांग्रेस का सरकार हो, चाहे वो बीजेपी का सरकार हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई राजनीतिक नेता हो, हमेशा भोजपुरी भाषियों को इतना क्यों सौतेलापन व्यवहार करते हैं ये लोग? क्यों इस तरह से उसे माने शोषण की दृष्टि से देखते हैं लोग? हमको ये बात समझ में नहीं आता है। उनको ये जानकारी होनी चाहिए, उनको तो ये पता होनी चाहिए। पता है लेकिन मानते नहीं, पता है लेकिन मानते नहीं, मानना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे लोगों में यूनिटी नहीं। सबसे बड़ा कारण है हमारे लोग किसी एक व्यक्ति को नेता नहीं मानते, सबसे बड़ा कारण है, और यही हमारा सबसे पिछड़ेपन का दुर्भाग्य है। लेकिन हर सरकार जानती है, यहाँ के हर निवासी जानते हैं, हर भाषा भाषी के, हर धर्म के लोग जानते हैं कि असम में भोजपुरियों का इतिहास क्या है। हम तो कभी कभी स्टडी किए तो देखे, हमको पता चला कि 1860 में, 1843 में, 1820 में लोग यहाँ आए हुए हैं पैदल और पानी जहाज के रास्ते। असम में भोजपुरी भाषी का तो शुरू से इतिहास रहा है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में भोजपुरी भाषी का योगदान कहीं भी कम नहीं है। किसी भी एक राज्य का उन्नति कब होता है? जब वहां का आर्थिक क्षमता बढ़े
और उस आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भोजपुरी भाषी कहीं भी कम नहीं। चाहे आप देखिए खैरनी में जाइए, गन्ना का खेती हमारे लोग करते हैं। सोनितपुर जिले में जाइए, पूर्वा एक जगह है, गन्ने की खेती हजार लोग करते हैं। तो वो क्या है, वो उन्नति नहीं है, वो असम का उन्नति नहीं है। असम का आर्थिक उन्नति में हमारा लोग भागीदार नहीं है, सहयोगी नहीं है। वो क्या असमिया नहीं है, वो क्या भोजपुरी भाषा असमिया नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहाँ से आए हैं, उनके बाप दादा कहाँ से आए उनको पता ही नहीं। आप डेमो चले जाइए, शिवसागर में, विश्वनाथ चले जाइए, बहुत सारे ऐसा परिवार है जो जानता ही नहीं कि हमारे पिताजी कहाँ, किस गांव से, किस उत्तर प्रदेश से आए थे, बिहार से आए थे, किस गाँव। वो लोग खुद जाते हैं, हम लोग असमिया पर मरना भी यही है, जीना भी यही है। ऐसे लोगों को हम खाटी खुआ असमिया क्यों नहीं बोल सकते? ऐसे लोगों को हम बहिरागत कैसे बोल सकते हैं? हमारे लोग आर्थिक योगदान में कहीं भी पीछे नहीं रहे, सामाजिक क्षेत्र में कहीं पीछे नहीं रहे हैं। डिक्लेयर से पहले देखिए दुर्भाग्य हमारा कहाँ है, क्यों हम बैकफुट में हैं। डिक्लेयर से पहले ये फाइनल हो गया था कि भोजपुरी डेवलपमेंट काउंसिल दिया जाएगा, लेकिन जिस दिन डिक्लेयर होना था उसके एक दिन पहले किस किस ने बैठक किया, उसमें हमारे लोग भी शामिल थे। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूं। हमारे लोग भी शामिल थे और उन लोगों ने मसौदा तैयार किया कि नहीं, इसको भोजपुरी डेवलपमेंट काउंसिल नहीं करके इसको हिंदी स्पीकिंग डेवलपमेंट काउंसिल कर दिया जाए। ये दुर्भाग्य तो हमारा अपने ही लोग हैं। हमारे भोजपुरी भाषियों का दुश्मन बाहर कोई नहीं है, हमारे भोजपुरी भाषियों का दुश्मन हमारे अपने लोग खुद हैं। आपको लगता है हिंदी भाषी डेवलपमेंट काउंसिल का कोई अस्तित्व है यहाँ पे? बिल्कुल जीरो। जब हिंदी स्पीकिंग डेवलपमेंट काउंसिल 2016 में कांग्रेस सरकार ने घोषणा किया, उस समय जो भी फंड आया था उसमें स्वर्गीय दुबे जी को प्रथम चेयरमैन बनाया गया। उसमें जो भी फंड आया था उस समय लगभग सभी लोग जानते थे कि क्या फंड आ रहा है, इसका क्या काम हो रहा है। उस समय मार्गेटा में भी उसका ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया गया था, तिनसुकिया में कंप्यूटर कोर्स कराया गया था, सोनितपुर जिला में हम लोग कोर्स करवाए थे, गुवाहाटी में हम लोग कोर्स करवाए थे। सही तरीका से उसका प्रचार प्रसार हो रहा था। हमें मंजूर नहीं था कि हिंदी स्पीकिंग डेवलपमेंट काउंसिल हमको चाहिए। हमारा सिद्धांत था, हमारा मांग था भोजपुरी डेवलपमेंट काउंसिल, और आज भी है और हमेशा रहेगा कि भोजपुरी डेवलपमेंट काउंसिल हमको चाहिए। लेकिन फिर भी जो सरकार दिया है, कांग्रेस सरकार ने दिया था, बीजेपी सरकार उसको लुप्त कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बनाया जिसकी आवाज हम लोग कभी सुने ही नहीं। किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं दुख है, क्योंकि हमारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, हमारे लोग प्रताड़ित तो हो रहे हैं, लेकिन खुले मन से या खुलेआम और एक तरह के सांगठनिक तौर से कभी भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते मैंने नहीं देखा आज तक। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ओपन खुले मंच से, क्योंकि और भी भोजपुरी भाषाभाषी के अलावे और भी यहाँ पे कई भाषाभाषी के लोग हैं, उनको उनका अधिकार दे दिया गया है, लेकिन भोजपुरी समाज जो इतने वर्षों से असम में रह रहे हैं, उनको अभी तक किसी भी तरह का उनका जो अधिकार है दिया नहीं गया है, या फिर राजनीतिक कहें या फिर किसी व्यवसाय क्षेत्र में भी कहें, या फिर हमेशा ही देखा जाता है भोजपुरी समाज को एक तरह से असामाजिक तत्व जिसे कहेंगे, हमेशा ही एक मंदिर की घंटी की तरह इस्तेमाल होता है। सॉफ्ट टारगेट लिया जाता है, जिसको मन जाए वो बोल दिया जाता है, लेकिन उसको रोक टोक करने के लिए ना ही कोई भोजपुरी संगठन आगे आता है, ना ही सरकार उसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाती है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, इसमें कई सारा कारण है। सबसे पहला तो आप जो डिमांड की बात किए हैं, हमारा शुरू से डिमांड रहा है कि एक नंबर भोजपुरी डेवलपमेंट काउंसिल हमें चाहिए हमारे लोगों के उत्थान के लिए। दूसरा, आज हमारा जो स्टूडेंट है, हमारे जो नवप्रजन्म के लड़कियां हैं, वो कॉलेज में एडमिशन दाखिला के लिए परेशान हो जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र उनको नहीं मिल रहा है। उसके लिए यहाँ से लेकर के दिसपुर से लेकर के दिल्ली तक हम लोग आवाज उठाए हैं। हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता विश्व शर्मा जी से एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हम लोगों ने मुलाकात किया है। उनका एक ही जवाब होता है कि आहाबार कोरी दिन है, एटिया में कोरी आसू है, एटा के कोरी आसू, किंतु यही दिन तो केतिया है वो जतिया है वो हमारा डिमांड टू क्यों कोरिबो नुआरे। वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये दिन कब आएगा जब भोजपुरी समाज एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगी, अपने अधिकार की मांग करेगी? इसी बात का तो दुख है। हमारे लोग यदि एकत्रित हो जाएंगे तब तो कोई बात ही नहीं रहेगी। हमारे लोग, हम तो चाहते हैं कि ये जो भी तेली समाज है, ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय महासभा है, यादव महासभा है,
पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन है, अखिल असम भोजपुरी वाचस्पति परिषद है, अखिल असम भोजपुरी परिषद है, सब एक साथ बैठो और एक मंच पर आओ और सिर्फ एक मंच चाहिए, सिर्फ एक संगठन चाहिए। आप किसी को भी प्रेसिडेंट बनाइए, नहीं कैलाश गुप्ता को चाहिए। हम तो घोषणा करते हैं कि नहीं चाहिए हमको, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो निजी स्वार्थ के लिए अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करने के लिए पद ना ले। आप कदम उठाएंगे? मैं कदम उठाने के लिए तैयार हूं और मैं अपना पद त्याग करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आए जो ईमानदारी और निष्पक्ष भाव से समाज का जो दुर्गति है उसको सुधारने का प्रयास करे। एक आरोप है आप पे, बिल्कुल, मैं सीधे सीधे आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। कैलाश गुप्ता जब दूसरी बार सभापति चुने गए, कई लोग का सवाल यह उठता है कैलाश गुप्ता जी अपने राजनीतिक चमचमाहट बढ़ाने के लिए बार बार भोजपुरी परिषद के सभापति के तौर पर चुने जाते हैं, ये कितनी दूर सच्चाई है? तो 2007 में, ठीक है, 2007 में जो लॉन्गसवाल का घटना हुआ, उस घटना के बाद हम लोग बहुत प्रोटेस्ट किए थे, जिसमें गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी को आना पड़ा, लेकिन हम लोग उस समय भी नहीं माने। लगभग 10 दिन तक सारा डेड बॉडी रोड पे था। उस दिन को हम लोगों ने देखा है और लास्ट में हम लोगों ने डिमांड रखा था कि नहीं, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनको आना पड़े, और एक हफ्ता का समय उन लोगों ने लिया था और घुरमुरा में सदिया में वो लोग आए भी। तो हम लोग वो सब दिन देखे हुए हैं। और 2008 में परिषद का जब जन्म हुआ, अखिल असम भोजपुरी परिषद का, किसी कारणवश हुआ, वो सामूहिक मैं नहीं बोल सकता हूँ, किसी कारणवश हुआ, हम लोग नहीं चाहते थे फिर भी हुआ। उस 2008 में देवी पोखरी में मंदिर में कुछ बात हुआ, वहां लगभग हमारा 17 आंचलिक था, उसमें से लगभग 11 आंचलिक हमारे साथ निकल करके इसी देवी पोखरी मंदिर के प्रांगण में ही अखिल असम भोजपुरी परिषद का जन्म हुआ, नामाकरण हुआ। और वहीं से टेलीफोन में हमने दुबे जी को पूछा था कि सर आप दुबे जी हमारा अखिल असम भोजपुरी परिषद का अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे। उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष हम बने, नंदलाल कोहरी उसके महासचिव बने। ये तो यही देवी पोखरी से ही इसका बिगुल बजा। और आज आप देखते होंगे कि किसी भी क्षेत्र में अखिल असम भोजपुरी परिषद चुप नहीं बैठता है, हर एक क्षेत्र में अखिल असम भोजपुरी परिषद अपना आवाज उठाता ही है। 2008 से लेकर के 2016 तक मैं कार्यकारी अध्यक्ष था। 2017 में जब मार्गीटा में अधिवेशन था, उस समय स्वर्गीय परशुराम दुबे जी जबरदस्ती हमको दिए थे, पूरा प्रतिनिधि के सामने, हम लेने को तैयार नहीं थे। इस बार बता रहा हूँ, आपने जो आरोप लगाया उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। तो ये मेरा आरोप नहीं है, ये नहीं, कुछ लोगों का ठीक आरोप है, आपको मिला, लेकिन आपने आरोप तो मुझे लगाया, हाँ, इसलिए उसका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। हाँ। 2017 में भी मैं पद नहीं लिया हूँ, मैं पद का कभी भी ये पद की तरफ मैं देखा ही नहीं, मैं सिर्फ काम को देखता हूँ। और मैं कभी किसी व्यक्ति को नहीं मानता हूँ, मैं काम को मानता हूँ। अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति भी अगर अच्छा काम करता है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, लेकिन कोई बहुत अपने को कोई भी आदमी हो, लेकिन अगर उसका मैं देखता हूँ कि कोई गलत काम हो रहा है, मैं उसका सपोर्ट कभी नहीं करता। मैंने देखा है, ये मेरा आदत है, शुरू से ही आदत। लेकिन इस बार जो बना, ये तो जबरदस्ती बनाया गया। ये तो 1 साल पहले से मैं चिल्ला रहा हूँ कि मैं सभापति नहीं लूंगा, और इसीलिए मैं अपने लिए ही एक नियम भी बनाया था कि एक व्यक्ति एक पद पर 2 बार से अधिक नहीं रह सकता। ये नियम मैं अपने लिए बनाया था, लेकिन लोग उसको नहीं माने। जब आप देखो, संविधान बोल के कोई चीज होता है? बिल्कुल है, संविधान है, लेकिन संविधान बनाते कौन है? हम ही और आप बनाते हैं। वहां का पब्लिक, वहां का जो डेलीगेट था, लगभग 18 जिला के जो भी प्रतिनिधि थे, सारे के सारे प्रतिनिधि हमें बोलने का मौका ही नहीं दिए। सब के सब लोग एक ही साथ खड़ा होकर के नारा दिया कि कैलाश गुप्ता जिंदाबाद। उसमें तो हमारा कोई दोष नहीं है, हम बोलते रहे कि मुझे। आपके लोग तो नहीं थे? आपके लोग तो नहीं थे? ये तो ऊपर वाले जानता है, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन दिली तमन्ना थी कि मैं इस बार नहीं बनूंगा, इसलिए 6 महीना पहले ही मैंने नाम घोषणा कर दिया था कि इस बार सुबोध ठाकुर जी को सभापति और गणेश पासवान को सेक्रेटरी बनाया जाए। ये तो मैं 6 महीना पहले घोषणा कर दिया। अगर मुझे बनना होता तो मैं क्यों घोषणा करता? मैं तो अंतिम समय तक नहीं बनना था, लेकिन लोगों के दबाव के नाते मुझे झुकना पड़ा और स्वीकार करना पड़ा। लेकिन आज आपने जो एक प्रश्न लाया कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप पुनः अध्यक्ष बने, आप आज के कैमरा के माध्यम से आपको और पूरे असम की जनता को, पूरे भोजपुरी भाषियों को मैं बता देना चाहता हूं कि कैलाश गुप्ता कभी भी किसी पद का मोहताज नहीं रहा है, कभी किसी पद का लालयित नहीं रहा है। अगर असम की जनता चाहे तो कैलाश गुप्ता पद तो क्या है, असम को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा।
फिर भोजपुरी भाषा भाषी के लिए आवाज कौन उठाएगा? असम नहीं, छूटेगा अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं पद के लिए काम कर रहा हूँ, मैं नेता बनने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं तो चैलेंज करता हूँ ओपन। नहीं, आपने अभी कुछ देर पहला जब बोला जो 2 भाग जो हो चुका है उसको एकजुट करने की आप कोशिश करेंगे, फिर आप बोल रहे हैं असम छोड़ देंगे, आरोप नहीं, लगे नहीं, 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 ऐसा ऐसा लोग मानते हैं यदि आरोप और प्रत्यारोप तो चलते रहता है, आप नहीं। इसमें अगर छोड़ के जाएँगे तो नहीं, कैसे होगा? ऐसा नहीं होता। कभी भी अगर कोई व्यक्ति काम सच्चे मन से करता है, अगर लोग उसको प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो आदमी हतोत्साहित हो जाता है। हुँ, सबसे बड़ा चीज़ है हमारा ये हम एकत्रित नहीं है, इसी का नाजायज़ फ़ायदा तो सरकार उठा रही है। हुँ, कैसे उठा रही है मैं दिखाता हूँ, यही। कैसे उठा रही है मैं दिखाता हूँ। हुँ, हमारा जितना भी जो ज्वलंत समस्या है, भोजपुरी डेवलपमेंट काउंसिल नहीं दे रही है सरकार, हुँ, जाति प्रमाण पत्र सरकार नहीं छोड़ रही है, हुँ, पीआरसी का मामला सभी जग जाहिर है, साधारण से नहीं होता है। एनआरसी भी नहीं होता अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो, लेकिन अब हम लोग बाउंड हैं, शायद जाति प्रमाण पत्र के लिए भी हमको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, सरकार सुनने वाली नहीं है। बहुत बड़ी बात रहा रहा राजनीतिक बात, राजनीतिक क्षेत्र में गुवाहाटी के विजय गुप्ता जी हैं, यहाँ पर संजय सिंह जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग असम में बहुत सारे पुराने भाजपाई नेता लोग हैं, क्यों नहीं उनको चांस मिलता है? हुँ, कभी मिलता है क्या? हुँ, तो सरकार कहाँ हमारे प्रति संवेदनशील है? सरकार हमारे प्रति संवेदनशील नहीं है, मैं तो बार-बार बोलता हूँ। चलिए चलते-चलते एक और सवाल है, अंतिम सवाल आने वाले दिनों में भोजपुरिया समाज के लिए असम में जो बसपास कर रहे हैं, उसके लिए भोजपुरी परिषद क्या कदम उठाएगी? क्या किस तरह से रणनीतियाँ अपनाएगी? क्योंकि 2026 में विधानसभा चुनाव है असम में। संक्षिप्त रूप में आपसे जानना चाहता हूँ। एकदम सीधा-सीधी एक शब्द में है कि अगर ये सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, खास तौर से हमारे लोगों के लिए सबसे बड़ा कष्टदायी समस्या हो गया है जाति प्रमाण पत्र की समस्या, जो एक मामूली सा काम है, 1993 के अमेंडमेंट को रद्द करना है, इतना ही सरकार नहीं कर रही है। अगर ये नहीं करेगी तो 2026 के इलेक्शन से पहले हमें बाध्य होना पड़ेगा कि इस भाजपा सरकार के अगेंस्ट में हमें लोगों को जगाना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, चाहे किसी भी दल का पार्टी हो, कोई भी दल हो, जो दल हमारी बात करेगा, जो दल हमारा भोजपुरी परिषद की समस्याओं के बारे में बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। ये सीधी-सीधी बात। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमें इतना कीमती समय देने के लिए। आशा करते हैं आपसे फिर से मुलाकात होगी और अच्छे से और भी आने वाले दिनों में आपका इंटरव्यू करेंगे और आशा ये भी करते हैं जो भोजपुरिया समाज जो अभी विभक्त हो चुकी है 2 भागों में, आप पहला कदम उठाएँगे जो उस भोजपुरिया समाज को एकत्रित करके जो अपनी माँग है, जो अपनी अधिकार जो माँग हो रही है भोजपुरिया समाज कर रही है, उसे पूरा करेंगे। बहुत-बहुत ये थे कैलाश गुप्ता जी, भोजपुरी परिषद के केंद्रीय सभापति हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें कही और भोजपुरिया समाज को जो जिस तरह से यहाँ पे असम में माँग करती आ रही है अपने अधिकार की, उस माँग को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे सरकार से और जो भोजपुरिया समाज जो विभक्त हो चुकी है, उसको एकजुट एक बंधन में बाँधने की भी कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे एनी न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम, एनी न्यूज़ विशेष खास बात विजय शर्मा के साथ।